पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बजरंगबली हनुमान जी एक बार फिर से सत्ता की गलियारों में गूंज रही है। इनकी बजरंगबली की जय बजरंगबली की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में इस समय चुनाव में, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहां पर बजरंगबली जय बजरंगबली के घोष से पूरे कर्नाटक को गुंजायमान कर दिया है। लेकिन बजरंगबली की यह आवाज अब पूरे देश में सुनाई देने लग गई है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अब एक घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने तमाम घोषणाओं के साथ ये भी कहा कि बजरंगबली और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस ऐसा कहना हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की नीति लागू करती रही है। इतना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था। इसके बाद में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब वहां बजरंगबली के बड़े बड़े कटआउट पोस्टर लग रहे हैं। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कुल मिलाकर के पूरे देश में भी एक माहौल है। पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बजरंग दल का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराना था। और जो यहाँ विवाद चल रहे हैं उन मस्जिदों के स्थान पर मंदिर का निर्माण कराना था। यह आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन भी है। हिंदुओं पर अत्याचार, कथित अत्याचार रोकने के लिए न्यायिक भूमिका के लिए ये तैयार रहता है। कई बार इस पे इनको लेकर के, बजरंग दल को लेकर के बातें होती रही हैं। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वहां भी बजरंग दल है, लेकिन वहां बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि ये जो घोषणा पत्र कर्नाटक में बनाया है वो पीएफआई के लोगों के कहने पर उनको तुष्ट करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई है। जो कांग्रेस वहां ऑफेंसिव मूड में दिखाई दे रही थी, जो कांग्रेस वहां भारतीय जनता पार्टी पर अब तक अपर लिए हुए चल रही थी, अब कांग्रेस को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है। वो भी हनुमान जी की बातें करने लगी हैं। वो कह रहे हैं अब हम हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाएंगे। कुल मिलाकर के पूरी सियासत जो है अब विकास के मुद्दों से हट करके बजरंगबली पे आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में है। उन्होंने भी बजरंगबली के मुद्दे को खूब जोर शोर से भुनाया। कुल मिलाकर के ये क्या है, बजरंगबली को लेकर के पहले भी योगी आदित्यनाथ चर्चा में रह चुके हैं। हम जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर ये मुद्दा है क्या, क्यों ये मुद्दा इतना तूल पकड़ रहा है। पहले बजरंग दल राम मंदिर को लेकर चर्चा में रहा और उसके बाद इसके संरक्षक विनय कटियार के बैनर को लेकर विपक्षी विवाद खड़ा करते रहे। लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे के बाद सियासत गर्म हो गई है। सियासी लड़ाई अब बजरंग बली पर आ गई है। कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं ने इस हिंदूवादी संगठन की आलोचना करते हुए इस पर बैन लगाने की बात कही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि जरूरत होगी तो राज्य में परिस्थिति के अनुसार बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली हमारे आराध्य हैं, लेकिन बजरंग दल के लोग बजरंगबली नाम जोड़कर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला, बजरंगबली को नहीं। बजरंगबली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए, जो देश के हिंदुत्व के लिए काम करता है, ऐसा संगठन बजरंग दल, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस हमेशा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, भगवान राम का यहाँ जन्म होता है तो यहाँ भगवान राम का विरोध होता है। और कर्नाटक में जहाँ प्रभु हनुमान जी का जन्म होता है वहाँ वो बजरंग दल का विरोध करते हैं। ये केवल राजनीतिक आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोटों के लालच में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं, जबकि किसी भी राज्य सरकार को इस प्रकार के दल को प्रतिबंध करने का कोई अधिकार नहीं है।
निश्चित रूप से उनका ये कदम राजनीतिक तुष्टीकरण का प्रतीक है। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो मोहर तो लग गई है, और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले वो हमेशा उनकी पार्टी डाउन हो जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया, देश भर में प्रतिबंध लगाया, कांग्रेस साफ हो गई। अब फिर कांग्रेस को सनक सवार हुई है, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर इनको कुछ मिलने वाला नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है। बजरंग दल की तो प्रसिद्धि हो जाएगी, तो हमको तो लाभ है। हम तो शांति के साथ बैठे हैं, शांति के साथ काम करते हैं, देश रक्षा के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि यह महाराष्ट्र में भी लागू हो सकता है। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के चुनावी घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उसने कहा कि सत्ता में आने पर वह इस हिंदूवादी संगठन पर प्रतिबंध लगा देगा। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर दी। इस वादे के बाद कांग्रेस पार्टी विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली और बजरंग दल अब मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बजरंग बली के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होना है और उसके बाद 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा वहां पर चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसके साथ ही कर्नाटक के बाद कई अन्य प्रदेशों में भी चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल होगा। उन जगहों पर भी क्या ये बजरंग बली और बजरंग दल का मुद्दा हावी रहेगा या फिर चुनाव के समीकरण बदलने के लिए काफी होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक के समीकरण बताते हैं कि इस मुद्दे के आने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। आज कर्नाटक चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बजरंग बली का जितना उपहास उड़ाए थे, पिछले कर्नाटक के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे और बजरंग बली को अली बता के और मुसलमान उनकी जाति बताया था, और उनके 9 MLCओं ने बजरंग बली की अलग अलग जाति बता के, किसी ने जाट बताया था, किसी ने यादव बताया था, किसी ने हरिजन बताया था और बजरंग बली का उपहास उड़ाया था। जबकि बजरंग बली जनेऊधारी हैं और वह पंडित हनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग देवी देवताओं का जिस ढंग से उपहास कर रहे हैं, ये भारत की जनता माफ करने वाली नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलने जा रही है। बजरंग बली सोने की लंका जला देंगे। जो रावण राज माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका सफाया हो जाएगा 10 तारीख। तो ये है बजरंग बली की सियासत। बजरंग बली की सियासत पर अब ये वार प्रतिवार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उन चुनावी रैलियों में बजरंग बली के मुखौटे और बजरंग बली का भेष धारण किए हुए हजारों की संख्या में युवा हैं। ऐसा लगता है कि सारा चुनाव जो है अब बजरंग बली के इर्द गिर्द आकर के सिमट गया है। कुल मिलाकर के फिलहाल भाजपा एज लेती हुई दिखाई देती है। चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन बजरंग बली चुनाव के बीच में मुद्दे में है। अब बजरंग बली किसकी नैया पार लगाते हैं। बजरंग बली तेरी नाव चली, लेकिन वो नाव किसकी चलेगी यह तो 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ आज इस पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय चौधरी जी, प्रियंका गुप्ता प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ेंगी और विनय सिंह है समाजवादी पार्टी से। TN मिश्रा जनता टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। INH और जनता टीवी दोनों के को वो देखते हैं और कई समाचार पत्रों में वे लगातार रहे हैं, यहाँ के बड़े पत्रकार हैं, वे अपना विश्लेषण के लिए हैं। संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि बजरंग बली को ही जो है वो कैद करने जा रहे हैं। बजरंग बली जैसे भगवान राम को कैद किया था, वैसे बजरंग बली को कैद करने जा रहे हैं। तो बजरंग दल और बजरंग बली दोनों में तो अंतर होगा ना। ये आखिर क्या मामला क्या है? अचानक से बजरंग बली इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? संजय जी देखिए, कहते हैं कि कलयुग के भगवान तो श्री हनुमान जी हैं। ये कलयुग है और हनुमान जी निश्चित रूप से प्रभावी रहेंगे
लेकिन इस चुनाव में जिसमें राजनीतिक मुद्दों की बात है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस विषय को डालकर निश्चित रूप से इस विषय को चर्चा में ला दिया है। अब जब कांग्रेस चर्चा में लेकर आई है, कांग्रेस का पुराना इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी राम की बात होगी, राम की मूर्ति का उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जब राम जन्मभूमि का विषय था और राम की मूर्ति जब प्रकट हुई तो इसी कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ताला डालकर भगवान श्री राम को ताले में बंद कर दिया था। और अब अयोध्या जहां राम का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां राम को ताले में डाला। और भगवान श्री हनुमान का जन्म कर्नाटक में हुआ था, तो कर्नाटक के चुनाव के समय उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भगवान श्री राम के नाम पर जो संगठन बना, के भक्त हनुमान के नाम पर जो संगठन बना हुआ है, उस संगठन को हम अपने यहाँ निश्चित रूप से प्रतिबंधित कर देंगे। और उन्होंने बजरंग दल की तुलना एक ऐसे संगठन से की जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहा है। तो ऐसे संगठन से तुलना करके एक ऐसे संगठन की जो देश की रक्षा के लिए, देश के मूल्यों के लिए, देश की परंपरा के लिए लगातार काम करता है, तो ऐसा जो अपने को बजरंग बली से प्रेरित बनाता है, तो निश्चित रूप से बजरंग बली जो हमारे भगवान है, हमारे आराध्य है, उसके पीछे चलने वाले लोग जो उसकी जयकारा लगाते हैं, उनको प्रतिबंधित करने की बात है। निश्चित रूप से देश की संस्कृति के खिलाफ है, देश के संस्कारों के खिलाफ है। और ऐसा देश जो भगवान श्री राम से, ऐसा देश जो भगवान श्री राम के भक्त हनुमान से प्रेरित होता है, तो मुझे लगता है कि केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, वोट के सौदागरी करने के लिए, क्योंकि राज्य को तो अधिकार नहीं है कि वो किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाए, और पीएफआई पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक वोटों की सौदागरी करने के लिए राजनीतिक चरित्र कितना गिर सकता है। कांग्रेस केवल और केवल वोटों के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है जो मुद्दे उठाना स्वाभाविक नहीं है, जो नैतिक नहीं है। मुझे लगता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है और उसका परिणाम कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। ठीक है, प्रियंका जी, आप क्या कहेंगी? क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल दाग लिया है? वहां पर कर्नाटक के जो सर्वे आ रहे थे, उन सर्वे में ये आ रहा था कि कांग्रेस वहां जीतने जा रही है, यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार विरोधी माहौल था वो वहां बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आया है उसके बाद से वहां माहौल बदल गया है। अब जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस डिफेंसिव नज़र आ रही है, कांग्रेस को अपने बचाव में अब कुछ सूझ नहीं रहा है। प्रियंका जी, कांग्रेस ऐसी गलतियां क्यों कर लेती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान श्री हनुमान जी में जितना विश्वास कांग्रेस पार्टी को, उतना शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। इन्हें लगता है कि किसी दल का नाम रख देने से कि वो भगवान हो जाते हैं, तो इनको ये समझने की जरूरत है कि भगवान कैसे बनते हैं। भगवान त्याग और तपस्या से बनते हैं। बम बनाने के काम जो है 2006 में ये कर चुके हैं, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। आप बताइए, ईसाई संस्थानों पर हमला करने का काम किसने किया था? अब दूसरी चीज ये बताइए कि नाम की जब बात आती है, तो आप बताइए राम रहीम के कर्म क्या थे और नाम क्या था? आप ये बताइए कुलदीप सेंगर का नाम क्या था और उनके कर्म क्या थे? आप ये बताइए ब्रजभूषण का नाम क्या है और उनके कर्म क्या है? तो नाम से किसी व्यक्ति की पहचान अगर भगवान के रूप में कर देंगे या किसी संस्था की पहचान आप भगवान के रूप में कर देंगे, तो आपका जो IQ लेवल है वो साफ समझ में आता है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 40% भ्रष्ट कमीशन की सरकार है, और जिसलिए आज की भविष्यवाणी के अनुसार यही प्रूफ होता है कि इनको 40 सीटें भी वहां नहीं मिलने वाली। अब ये भगवान के सहारे आ गए। ये वो हैं जो सीता माँ पे विश्वास नहीं करते या उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बताते। और रही बात जो है राम जन्मभूमि की, तो पहले बता देना चाहती हूँ कि राम जन्मभूमि के जो दरवाजे खोले थे वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। और अभी लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि इनके नेता मणिकांत राठौर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। अब आप बताइए कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इनके नेता मंत्री बताइए किसी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऑलरेडी 2 नेताओं की असैसिनेशन को देख चुकी है। उसके बावजूद भी क्या इलेक्शन कमीशन, क्या
इस देश के प्रधानमंत्री, क्या इस देश के गृहमंत्री। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है, इसमें बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। सवाल ये है कि जिन राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था राजीव गांधी के शासनकाल में कांग्रेस ने, जिसका दावा करती है, उसी कांग्रेस ने अपने वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी थी अदालत में, यह बताने के लिए कि राम तो काल्पनिक है, राम तो कोई थे ही नहीं, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, अयोध्या एक काल्पनिक नगरी है। ये बाकायदा प्रोसीडिंग में है। और आज अचानक से बजरंगबली पर प्रेम उमड़ रहा है, रामचंद्र जी पे भी प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि अब नैरेटिव चेंज हो गए हैं और जो बहुसंख्यक वोट हैं उनका महत्व अब सबको समझ में आ रहा है। ये भी एक वजह है प्रियंका जी। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी उसमें, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अब कोई वकील उस केस को लड़ते हैं और वकील अब किस पार्टी में है तो ये तो देखना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से थे, कांग्रेस के ही वकील थे, वो सारे वकील कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के वकील सारे वकील कांग्रेस के ही थे और बड़े दावे के साथ। जी, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, गलत इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, ये आप कानूनी दावपेच की तरह आप समझा सकती हैं, लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की थी और वो सरकार की तरफ से पेश हुए थे। मैं तो एक सीधी सादी भाषा जानती हूँ जो आम आदमी की है, और आम आदमी की भाषा में मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई पार्टी थी ही नहीं और कांग्रेस पार्टी किसी मंत्री का विरोध कर ही नहीं सकती। आम आदमी की भाषा में ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस के वकील थे। मैं भी कानूनी दांवपेच नहीं जानता, लेकिन मैं आम आदमी की भाषा में कह रहा हूँ। अगर यहाँ संजय चौधरी नहीं बैठे, वो भाजपा के प्रवक्ते हैं। देखिए, संजय चौधरी जी भाजपा के हैं मानते हैं, पर कल इनकी पार्टी में कौन चला जाता है, उसके बाद कौन किसका वकील था, ये बात तो सब भविष्य के उसमें पता चलेगी। दूसरी चीज मैं एक और कहना जवाब अभी आप अब जवाब दीजिए, इसके बाद ये जवाब संजय जी से ही ले लेते। जी बोलिए। जी प्रियंका, ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा वहां पर हो चुकी है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ ये वो जनता को क्या देंगे, इनके मैनिफेस्टो में क्या है। ये हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, उसमें 100 अच्छी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, पर उसमें एक ऐसी चीज जो इनके मतलब की निकल आती है, ये उस पर बात करना चालू कर देते हैं। तो ये कितने असहाय और कितने असमर्थ हैं और कितने डरे हुए हैं कि आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या की साजिश रचने को तैयार है। इतना इनको हार का भय हो चुका है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। जो इनका डर है वो साफ दिख रहा है। अब ये भगवान हनुमान जी के नाम पर, एक संगठन के नाम पर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक मूर्खता है जो साफ साफ दिख रही है। और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीतने वाली नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया। जिस तरह से वहां पे नंदनी डेयरी जो वहां की है उसको खत्म करने की साजिश रची इन्होंने, अमूल को लाकर, और जिस तरह से वहां मिर्ची के व्यापार को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये सिर्फ कुछ व्यापारियों को प्रमोट करना चाहते हैं और पूरे देश को, वहां के जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको खत्म कर देना चाहते हैं। वो साफ इनकी मंशा आप कर्नाटक के लोग समझ चुके हैं। कर्नाटक के प्रियंका जी अभी तो जी ठीक है विनय सिंह जी, बजरंग दल को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर आंदोलन बहुत तीव्रता पे था और समाजवादी पार्टी ने तो गोलियां भी चलवाई थी। आपकी पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर के जो बातें कही गई हैं कर्नाटक में, क्या आपकी पार्टी इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सहमत है कि यहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए बजरंग दल पर? और बजरंग दल जैसे संगठन पर क्या पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए? यह आपकी पार्टी का रुख मैं आपसे जानना चाहता हूं। देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं, जो भी देश में इस तरह से काम कर रही है, देश को नुकसान करने का प्रयास कर रही है, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मेरा मानना है। और रही बात बजरंगबली और बजरंग दल, इसको देख करके तो यही लगता है ना कि वहां पर जो है कर्नाटक में माननीय प्रधानमंत्री जी का रोना धोना कामयाब नहीं हुआ। हमें लगता है जैसा जो स्थिति इस समय है, जिस विकास के मुद्दे को, भारतीयता को, देश की अखंडता को कहीं न कहीं नगण्य करके जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने आप को फोकस किया, तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना भी रोया कि मुझे गालियां दी जा रही है कि व्यक्ति विशेष से यह देश नहीं है। यह देश
एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर सारे लोग मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं। आपका नाम अगर शंकर हो जाए तो आप कोई अगर गलत काम करे तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको माफ कर दिया जाएगा कि नहीं भैया ये शंकर जी है, कुछ भी कर सकते हैं। शंकर जी नाम रखने से कोई नहीं होता, उसके लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। आज वो कहती है कि हम देश को आपकी पार्टी का मत क्या है? आपकी पार्टी का मत क्या है? आपकी पार्टी का मत क्या है? क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए? घुमा फिरा के जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मैं कह तो रहा हूं बार बार आपसे कि जो भी ऐसी शक्तियां हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो देश को कमजोर कर रहे हो, जो हमारे देश के भाईचारे को जो है कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर देश में इस तरह की अराजकता फैलाएगी तो कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी कोई भी दल हो, अगर देश को कमजोर करना चाहेगी तो उस पर लगेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। और जो पार्टी आतंकवादियों से केस वापस लेने की बात करे उस पार्टी पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं? जो भी पार्टी आतंकवादियों के केस वापस लेने की बात करे उस पार्टी पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर आतंकवादी होगा तो उस पर से केस वापस नहीं होगा। हमारे देश का कानून इतना कमजोर नहीं। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति भले ऐसी है कि यहाँ कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है, पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रिश्तेदार और बाहर लड़के हत्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत से सांसद ऐसे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता है, और जो देश के लिए वास्तव में काम करती है, जो देश से प्रेम रखती है, देश को मजबूत करना चाहती है, देश के ढांचे को मजबूत करना चाहती है, वो इस तरह का कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो सकता। ठीक है विनय जी। टीएन मिश्रा जी, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं और आपने तो राम मंदिर आंदोलन से लेकर के तमाम सारे ऐसे आंदोलन देखे हैं जिनसे बजरंग दल जुड़ा रहा है। बजरंग दल पर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद प्रतिबंध भी लगा, लेकिन बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के बाद 1993 में वो प्रतिबंध हटा लिया गया। अभी ये जो बजरंगबली का मुद्दा अचानक से पूरे देश में छाया है, कर्नाटक में चुनाव है लेकिन बजरंगबली तो सभी के आराध्य हैं, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि ये मुद्दा कितना कारगर है? क्या ये मुद्दा काम कर पाएगा? क्या कर्नाटक में जो आज स्थितियां निर्मित हो रही हैं उनमें क्या भारतीय जनता पार्टी अब आपको लगता है कि एज लेती हुई दिखाई दे रही है? टीएन मिश्रा जी। कांग्रेस ने ऐसा बनाया जो भाजपा को दे दिया है कि भाजपा को अचानक एक से पूरे प्रदेश के चुनाव को जो है बदलने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद अब लगातार 36 घंटे वहां आंदोलन संभाल रहे हैं। अब चुनाव की तारीख के बाद जहां कांग्रेस पहले जो है नंबर 1 पे पहुंच गई थी, वहीं कांग्रेस अब नंबर आ गई है, जो वहां के लोग बता रहे हैं। लेकिन जहां तक ये देखने आ रहा है बजरंगी का मुद्दा है, एक धार्मिक मुद्दे को लेकर के पूरा चुनाव ही पलटने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर चुनाव का जो है नया एजेंडा शुरू हुआ है कि सभी लोग अब धर्म के लोग चल रहे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अभी जो प्रियंका जी भी कह रही थी, तो ये सवाल है कि बजरंगबली का मुद्दा चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस लाई क्यों? अगर कांग्रेस लाई है तो उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लेकिन अब जब भाजपा ने विरोध शुरू किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कांग्रेस ने अब अपने मुद्दे से जो है थोड़ा हटते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई करूंगी जो ऐसा करते हैं, लेकिन बजरंग दल और प्रतिबंध का कोई नहीं है जो गलत, जैसे उनका कहना था, उनके नेताओं ने स्पष्ट किया कि वैलेंटाइन डे पे लोग जो है लोगों से जो करते हैं, भाई रास्ते में दबाते हैं, कुछ को शादी करने मजबूर करते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा ऐसे हमारा तर्क ये था, हमारा तर्क ये नहीं था कि हाँ जो है ये हम लोग पार्टी प्रतिबंध लगाएं। तो इससे साफ हो कांग्रेस ये बैकफुट पे आ गई और उसने जो पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे घोषणा पत्र ये नहीं है बजरंग दल लगा देंगे, हम प्रतिबंध जो है ऐसे लोग हम लगाएंगे जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो बजरंग दल के नाम पे तमाम लोगों को परेशान करते हैं या बजरंग दल को जो है कोशिश काम कर रहे हैं। तो इससे भाजपा को जो मुद्दा मिला है तो जरूर जो भाजपा गेनिंग पोजीशन में आ गई है।
और भाजपा अब साबित करने के लिए कांग्रेस बजरंग दल बड़ी विरोधी है। अब कर्नाटक में अगर बजरंग बली की जन्मभूमि है तो स्वाभाविक है वहां के लोगों उनके ऊपर जो है, अब जिसको देखो बजरंग बली के जैसे कर्नाटक घूमने लगा है। बताया तो यहाँ लग जा रहा है बजरंग बली के वहां डसे कम पड़ रही है। तमाम दूसरे आसपास के प्रदेशों से लोग ये यहाँ नहीं मिल रही है, तो उसका भी महंगे दामों में जो ड्रेस वहां मान लिया पहले 500 रुपए थी तो 1500 रुपए बिकने लगी, क्योंकि उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये मुद्दा ऐसा कांग्रेस ने भाजपा को दे दिया है कि जिससे जो है भाजपा इस बार जो है फिर अपनी अच्छी पोजीशन में आ गई है। जी संजय जी, एक प्रियंका जी ने एक सवाल उठाया कि तमाम सारे विकास के मुद्दों पे बात हो रही थी। आपने भी कुछ चीजें मुफ्त में देने की घोषणा की, जैसे बीपीएल को 500 रुपए में सिलेंडर 3 सिलेंडर देने की बात कही। लगभग कांग्रेस ने भी वही बातें की। छात्राओं की बातें थी, बेरोजगारी को लेकर के बातें थी। लेकिन अचानक से ये जो मुद्दा है ये भाजपा ने लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से हटकर के बजरंग बली के मुद्दे पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप राज्य के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि राज्य की सरकार को लेकर के बहुत एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी। जो सर्वे आ रहे थे वो बहुत नकारात्मक थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन अचानक से ये पासा पलट दिया है। तो क्या धार्मिक मुद्दों के आधार को बिल्कुल केंद्र में ला करके चुनाव लड़ना, क्या ये सही है? हालांकि कांग्रेस इसे लेकर के चुनाव आयोग के पास भी गई है, चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार है, लेकिन तब तक तो माहौल पूरा बदल दिया है। संजय जी, देखिए उपाध्याय जी, ये विषय चुनाव में आए ही क्यों? ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने विकास के कामों के आधार पर ही लड़ रही थी। इस चुनाव में इस इशू को लाने की क्या जरूरत थी? ये इशू केवल इसलिए लाया है कि कर्नाटक के मुसलमान जेडीयू जो वहां का जो दल है उसकी तरफ न जाएं। वहां पीएफआई भी बहुत जगह चुनाव लड़ रही है, वो मुसलमानों का वोट काट रही है। इसलिए केवल और केवल उस मुस्लिम मतों को अपनी तरफ ध्रुवीकृत करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी नेता का कोई वक्तव्य नहीं है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई एक वानगी है जो ये बताती है कि कांग्रेस ने पूरे सोच विचार के विचार विनिमय के बाद, कमेटी की मीटिंग के बाद इस बात को अपने घोषणा पत्र में रखा है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जो धरातल है, देखिए, और किसी राज्य में प्रतिबंध नहीं है। अगर और राज्यों में होता तो जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां कांग्रेस बजरंग दल की प्रतिबंध लगाती। तो केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बजरंग बली के नाम के ऊपर बने हुए संगठन को हम बैन करेंगे, ये संदेश मुसलमानों को देने के लिए कि देखो, अगर हमारी सरकार बनी तो बजरंग बली के नाम पर, वो बजरंग बली जो कर्नाटक में जन्मे हैं, हम उसको प्रतिबंधित कर देंगे। ये पूरी की पूरी तरह तुष्टीकरण है, ये पूरी की पूरी तरह मुसलमानों को बरगलाना है, ये पूरी की पूरी तरह मुस्लिम मतों को अपने पास खींचने के लिए किया गया कारनामा है। और कांग्रेस के लोग कुछ तर्क देते हैं कि बजरंग दल के इन लोगों पर ऐसी एफआईआर है। बताइए, कांग्रेस के ऊपर तो इस देश में 82 में जब सिखों के दंगे हुए तो एफआईआर नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता सिखों के दंगे में सिखों की हत्या के लिए कोर्ट ने उन्हें दंडित किया है। वो कोई एफआईआर नहीं है, वो कोर्ट के निर्णय है। कांग्रेस के लोग सिखों की हत्या में शामिल थे, तो क्या कांग्रेस को प्रतिबंधित इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? और देखिए, जैसे ही हनुमान जी का मुद्दा आया वैसे ही कर्नाटक में एक और आदमी कूद पड़े। कौन कूदे? वो कूदे अखिलेश जी, क्योंकि राम को तो कांग्रेस बंद करती है, राम को तो कांग्रेस ताले में लगाती है, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां कौन चलाती है? तो समाजवादी पार्टी चलाती है। तो जिसका कोई राजनीतिक लाभ कर्नाटक में नहीं था, वो अखिलेश यादव जी कांग्रेस की मदद करने के लिए कि एक राम के विरोधी लड़ रहे हैं तो राम के भक्तों के भी विरोधी कर्नाटक के चुनाव में गए। ये केवल और केवल
इस चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को तुष्ट करके अपने पक्ष में जोड़ने के लिए इस चुनाव में गए हैं। इस चुनाव में ये इशू रखा है। मुझे लगता है कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए कांग्रेस ने सोच समझकर काम किया है और समाजवादी पार्टी इसीलिए कर्नाटक के चुनाव में जीतकर वहां पहुंची है। क्योंकि राम भक्तों के खिलाफ काम करने का समाजवादी पार्टी का भी बहुत लंबा इतिहास रहा है। इसी स्थानीय निकाय के चुनाव में मथुरा में हमने देखा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये गुप्त गठबंधन है, मुसलमानों को अपने पक्ष में लाकर बरगलाना, उनका वोट पाना, लेकिन वास्तव में उनके लिए भी कुछ नहीं करना। तो मैं समझता हूं ये तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नहीं है। निश्चित रूप से देश जिन बजरंग बली के नाम पर प्रेरित होता है उनको निश्चित रूप से निश्चेत करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। ठीक है संजय जी, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने, ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल संस्था है, 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमलों के दौरान बजरंग दल के शामिल होने की उसमें सूचना दी थी। इसके अलावा अप्रैल 2006 में नांदेड़ में बम बनाने की प्रक्रिया में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता मारे गए थे। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि कोई इस देश में लोकतंत्र है और संगठन बनाने का अधिकार भी सबको है, संगठन अपनी बातें भी कर सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हिंसात्मक है उसकी इजाजत तो न संविधान देता है और न ही हमारा किसी तरह का जो कानून है और न ही हमारे जो आचार विचार है वो देते हैं। तो ऐसे में अगर बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की बात आती है या बजरंग दल को लेकर समीक्षा की बात की जाती है, हालांकि अब आप वहां कांग्रेस रक्षात्मक मूड में आ गई है। उन्होंने कह दिया कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध से आशा है, हमारा ऐसा नहीं था, गोलमोल जवाब वो दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है संजय जी। उपाध्याय जी, मैंने अपने विषय में इस बिंदु को इसीलिए रखा कि देश के अंदर 20,000 सिखों का नरसंहार एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने सोची समझी रणनीति बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के 20,000 सिखों को इस देश की सड़कों पर विभिन्न तरीके अपनाकर मार डाला। और एक लंबी जमात है कांग्रेस के नेताओं की उस पर दोष सिद्ध हो जाने के लिए। उसको देश की अदालतों ने कांग्रेस के नेताओं को दोष सिद्ध किया है। वो जेल में है, वो दंडित हुए हैं। और ये मैं समझता हूं कि बजरंग दल पर जितनी FIR हुई होंगी उससे ज्यादा ये कांग्रेस के नेताओं पर दंड सिद्ध हो चुके हैं, कानूनी रूप से वो दोषी पाए जा चुके हैं। बहुत लंबी जमात है इसकी। तो क्या केवल FIR के आधार पर आप संगठन प्रतिबंधित कर दोगे? और ऐसे लोग जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, देश के अल्पसंख्यकों की हत्या के लिए सरेआम राजनीतिक आधार पर, उनके लिए क्या करेंगे? नियम तो सबके लिए एक बनने चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए। देखिए उपाध्याय जी, संजय चौधरी जी से इतना जरूर पूछना चाहूंगी, गुजरात के दंगे हुए तो ये जो दंगे करने वाले लोग थे, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, उनको माला कौन पहना रहे? वो जवाब ये देंगे नहीं। तो क्या फायदा इस तरह की बातें करने से? तो अपने दामन में जिसके ऑलरेडी जो है ना इस तरह की चीजें हो, दूसरों के दामन को नहीं दिखाया करते हैं। पहले खुद को देखते हैं फिर दूसरों को दिखाया करते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे थे। अरे भैया कोई एक ऐसा स्टेट बता दो जहाँ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हो आप, हम तो गिना देंगे। हमारी जहां जहां सरकार हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे। पर हकीकत ये है ये करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। 2 चेहरे बना रखे हैं। एक तो गणेश जी को स्टेज से, अरे भाई इसको साइड करो, पहले अपनी फोटो ले लो, उसके बाद गणेश जी की फोटो ले लेना। अब इस तरह के लोग हैं ये। और उसके बाद ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बताने के लिए तो है नहीं। विकास के नाम पे कुछ दिखा नहीं पाएंगे। 9 लाख तक सरकारी खाली है, वो अभी तक भर नहीं पा रहे हैं। लोगों को ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। बिजनेस लोगों के GST लगा के पूरी तरह से तबाह कर रखा है। और उसके बाद ये बातें करते हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। पुरानी स्कीम, पेंशन स्कीम इनसे दी नहीं जाती। 70 सालों तक कांग्रेस देती रही पर ये नहीं दे पाए। इनके 9 साल में इनके सारे पैसे खत्म हो गए और इन्होंने जो कुछ था कंगाल हो गए कि पुरानी पेंशन स्कीम भी नहीं दे पा रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं। अरे भाई साहब, एक स्टेट बताइए ना जहाँ पे 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं। तो इस पे न जाइए कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया।
कांग्रेस ने इस देश की जो नींव बनाई है ना, जो बुनियाद दी है, उसके ऊपर बैठ के आज आप जो राज्य कर रहे हैं और जो अडानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रियंका जी, आपकी बात का संजय जी जवाब देना चाहते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रियंका जी की बात पे। संजय जी, मैं फिर विनय जी के पास आता हूँ। मैं प्रियंका जी को याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस ने राजस्थान में कहा था हम बेकारी खत्म कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान में बेकारी की दर ज्यादा है। इन्होंने हिमाचल में कहा था हम आएंगे तो पेट्रोल का रेट कम कर देंगे, सबसे ज्यादा है। जीतने के बाद तब तुरंत 3 रुपए प्रति लीटर आपने हिमाचल में रेट बढ़ा दिया। तो कांग्रेस जहां भी जाती है ऐसे वादे करती है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं करता है। राजस्थान में और सारे राज्यों में बिजली की दर उत्तर प्रदेश में, नॉर्थन इंडिया में सबसे कम है। आपकी सरकार है, आप कितने का पेट्रोल बेच रहे हैं ये तो बताइए। कितने आप बताइए ना। आज उत्तर प्रदेश में राजस्थान से 10 रुपया लीटर पेट्रोल का दर कम है। मैं आपको अपडेट कर दूं। संजय जी, प्रियंका जी, बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको अपडेट कर दूं। देश में सबसे ज्यादा बिजली की दर राजस्थान में है, 8.5 से 9 रुपए प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, क्योंकि राज्य का जीएसटी उन्होंने बहुत ज्यादा वहां कर रखा है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक मिनट, अभी उन्होंने कहा है, और उसमें भी ये आ रहा है कि जो बीपीएल के लिए सिलेंडर केंद्र सरकार देती है उसको वो अपना बता करके और 500 रुपए में देंगे। ये एक अलग तरीके की एक, हालांकि उस पर अभी पूरी आना बाकी है, क्योंकि अभी वो स्कीम शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा है अभी, तो ऐसा नहीं है कि वहां जो राजस्थान से अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे, जी अभी चालू नहीं हुआ है, वो देंगे। उन्होंने कहा है, अभी वो चालू नहीं हुआ है देना। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? 500 में दीजिए ना, आपकी तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीपीएल को दे रहे हैं, अरे फ्री में दे रहे हैं, दिवाली होली पे फ्री में दे रहे हैं। संजय जी, मैं सही कह रहा हूँ? दिवाली होली पे आप फ्री में दे रहे हैं। किसको मिला उपाध्याय जी? एक व्यक्ति ढूंढ के दिखा। संजय जी जवाब दीजिए भाई। संजय जी जवाब देंगे। भाजपा के प्रवक्ता संजय जी हैं, संजय जी जवाब देंगे। संजय जी, देखिए महंगाई के मुद्दे पर और संजय जी, महंगाई की बात हो रही है। महंगाई की दर कांग्रेस के शासित राज्यों में हमसे बहुत गुना ज्यादा है। और मैं तो अभी 5-6 दिन पहले राजस्थान से लौट के आया हूं। अगर उत्तर प्रदेश से राजस्थान में जाइए तो वहां के पेट्रोल पंपों पे लिखा रहता है, बोर्ड लगे हैं, और वो इतने बड़े बोर्ड हैं जो आपको 5 किलोमीटर पहले से दिख जाएंगे। उनमें लिखा है राजस्थान में प्रवेश करने के पहले उत्तर प्रदेश में पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि राजस्थान में 10 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा है। आप बताइए सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अरे भाई, ये छाती पीटना बंद करिए आप लोग। आपके हाथ में डबल इंजन की सरकार है। अरे महंगाई की, प्रियंका जी महंगाई की बात तो आपने की थी ना, महंगाई की बात तो आपने की थी। अब जवाब तो वो देंगे ना। खैर एनीवे, विनय सिंह जी, आप तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय जी ने एक सवाल आपकी तरफ भी उछाला कि अखिलेश जी वहां कर्नाटक में क्यों गए। वो इस प्रतिबंध लगने के बाद, प्रतिबंध की बात कहने के बाद, प्रतिबंध तो अभी लगा नहीं है और मुझे लगता नहीं कि अब ये कोई भी सरकार लगा पाएगी। वहां गए और वहां यही मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति के लिए अखिलेश जी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी का, यानी समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का कोई गुप्त गठबंधन है। तो क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उपाध्याय जी, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में झूठ भी बोलने लगे हैं। आपने कहा कि दिवाली और दशहरा में सिलेंडर दिया गया है, कहाँ दिया गया? जरा एक भी नाम बता देंगे किस जिले में दिया गया है? झूठ बोलते हैं इन लोगों ने। मैंने ये कहा है कि दिवाली और होली पर बीपीएल परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर देने की बात कही है, देने की बात योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही है।
दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसका जवाब संजय चौधरी जी देंगे, मैं नहीं दूंगा। अब बीजेपी के प्रवक्ता हो जाइए। क्यों मैं कह रहा हूं वह संजय चौधरी जी जवाब देंगे। अभी आप जवाब दे रहे थे, संजय चौधरी जवाब। अब आप जवाब तो दे नहीं रहे। मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। मुझे किसका प्रवक्ता होना है, आपसे थोड़ी सीखना है भाई विनय जी। आप तो जवाब दीजिए, तो बस वो जवाब दीजिए। आप तो आपके पास चूंकि जवाब नहीं है इसलिए आप सीधा, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप सीधा एंकर को गालियां दे दो। सबसे बढ़िया आजकल एक तरीका है। प्रवक्ता बन जाते हो आप एंकर बनते बनते, पता नहीं क्या मिलता है आपको, कौन सा सवाल पूछना। अगर प्रवक्ता होना है, सवाल पूछा है, मैंने सवाल पूछा है मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति आप करते हैं कि नहीं? जब अशरफ और अतीक, जब असद को एनकाउंटर होता है आप उसका, नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कहा उनके घोषणा पत्र में आप जब माफियाओं की गोली मारकर हत्या होती है आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। आप मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। आप करते हैं मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति। आप माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। जब माफियाओं की हत्या होती है, माफिया एनकाउंटर में मारे जाते हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आप उसका जवाब दीजिए। अब आप उसका जवाब दीजिए। आपके पास में चूंकि कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। टीएन मिश्रा जी इनको काटिए। टीएन मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जवाब देने की बजाय उलझने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो उनसे सवाल पूछा गया, क्या यहां मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू नहीं की थी? क्या राम भक्तों पे गोलियां मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में नहीं चलाई गई थी? ये इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए। टीएन मिश्रा जी, घोषणा पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, उसकी जानकारी है कि आपने बताया जानकारी है कि भाई ये मैंने कहा है। अब सिलेंडर दिए हैं नहीं दिए तो संजय जी बताएंगे कि कितने लोगों को सिलेंडर मिले हैं और कितने लोगों को 500 में सिलेंडर, यही मैं कह रहा हूं, फ्री दिया गया। यही मैं कह रहा हूं। तो भाजपा प्रवक्ता ही दे पाएंगे। इसकी जानकारी कोई पत्रकार तो आपको दे नहीं सकता है। कारण क्या है भाई, तो सब पार्टी का मामला है, ये किसी संगठन, हमारा पर्सनल कोई पत्रकार का मामला नहीं है। सवाल इस बात संजय से एक मेरा भी सवाल है कि एक आरोप जो बार बार कांग्रेस वाले लगा रहे हैं और विपक्षी भी लगाते हैं कि जब ये वैलेंटाइन डे आता है तो बजरंग दल वाले सबसे ज्यादा पार्कों में जहाँ लोग युवा जोड़े इकट्ठा होते हैं तो उनको किसी मुर्गा बनाते हैं, किसी को राखी बंधवाते हैं, किसी को शादी सिंदूर लगवा देते हैं। तो ये कितना सही है? तो संजय जी ये जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इसमें भाजपा भी शामिल है या भाजपा का समर्थन करती है? सरकार आपकी है, हर वैलेंटाइन डे में होता है। 6 साल से तो मैंने लगातार, लखनऊ भी आपकी सरकार है, लेकिन लोग आते हैं और पुलिस वाले दावा करते हैं, लेकिन पुलिसिंग का काम वो बजरंग दल वाले करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे है जी? संजय बताइए। संजय जी ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि बजरंग दल कोई समाज का ठेकेदार नहीं है कि वैलेंटाइन डे पे कौन पार्क में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन रेस्टोरेंट में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। और उस जिस तरह की अभद्रताएं की घटनाएं सामने आती हैं वैलेंटाइन डे या किसी भी इस तरह के मामलों में, तो क्या भाजपा का उन्हें मौन समर्थन रहता है? आपसे मैं जानना चाहता हूं इस बारे में। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि विकास केवल पेट का आहार नहीं है, विकास में हृदय का प्यार भी है और मस्तिष्क का विचार भी है। अभी एक फिल्म की चर्चा हो रही है केरला फाइल्स की, तो उस फिल्म में जो दिखाया गया है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस देश के अंदर एक समाज किस तरह से युवतियों को अपने मानसिक आधार पर, अपने कुचक्र के आधार पर न केवल धर्म से दूर कर रहा है बल्कि देश से भी दूर कर रहा है और देश के विरोध में उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका पहला चरण क्या है? उसका पहला चरण तो यही है कि मुस्लिम समाज के लोग जिस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से ऐसे हिंदू समाज की महिलाओं को अपने वर्ग में ले जा रहे हैं, उनके साथ शादियां हो रही हैं, जबरन निकाह हो रहा है और बड़ी लंबी कतार है कि कैसे कोई 36 टुकड़े कर दे रहा है, कोई सूटकेस में बांध के मार के फेंक दे रहा है। ये मैं समझता हूं कि हर दूसरे दिन अखबार में और न्यूज चैनल पर बड़ी संख्या में आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस मानसिकता के खिलाफ अगर बजरंग दल ऐसे अभियानों को चला रहा है तो निश्चित रूप से बजरंग दल संस्कृति के पक्ष में ही कार्यक्रम कर रहा है
और इसीलिए जो देश की संस्कृति है, जो देश की परंपरा है, जो देश का विश्वास है, कुछ राजनीतिक दल इसको प्रतिबंधित करने के लिए, इसको रोकने के लिए, देश की एकात्मता को रोकने के लिए ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो राम को एकात्मता के प्रतीक मानते हैं, राम भक्त हनुमान को युवाओं को प्रेरित करने वाले मानते हैं, ऐसे हनुमान जी जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक है उसके लिए काम करते हैं। ये लोग, ये राजनीतिक दल अपना गठजोड़ बनाकर देश के इसी मूल्यों के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है संजय जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2022 के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि होली और दिवाली पर बीपीएल परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, उज्ज्वला योजना वाले 2 सिलेंडर राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। क्या वो सिलेंडर की योजना शुरू हो गई है या शुरू होना है? क्योंकि इसी को लेकर के विनय सिंह जी और मेरे बीच में एक गर्मा गर्म बहस भी अभी आपने देखी होगी। नहीं, वो हमारे घोषणा पत्र का विषय है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसे शुरू करके दिखाने वाले हैं। ठीक है प्रियंका जी, अब एक सवाल आपसे भी है कि चलिए ठीक है, आप कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, आज भी होगी, मुझे अभी वहाँ का बहुत पूरा सीन नहीं पता है कि वहाँ चुनावी परिदृश्य है क्या। अभी हम जो टीवी पे देखते हैं उसको देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा लपक लिया है। लेकिन मैं एक सवाल मेरा भी है कि कांग्रेस को जरूरत क्या थी बजरंग दल का नाम इस्तेमाल करने की, जब वैसे ही काम चल ही रहा था। कांग्रेस वहाँ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में वैसे भी है और एक बड़ी पार्टी की ओर बढ़ रही थी, कांग्रेस को उसका लाभ मिल सकता था। तो आखिर जरूरत क्या थी? बजरंग दल और पीएफआई दोनों की तुलना करना कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पर आघात होता है, और आपको पता है कि सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी सांगठनिक पार्टी है जो इस मुद्दे को उठा ही लेगी, और उन्होंने उठा ही लिया। प्रियंका जी। उपाध्याय जी, सिर्फ संगठन के तौर पे नहीं, ये धन के तौर पे भी सबसे बड़ी पार्टी है। इनके पास जितना चंदा आता है उतना किसी पार्टी के पास चंदा नहीं आता, ये एक प्लस पॉइंट है। और पीएम केयर फंड का ये ब्यौरा नहीं दे पाते हैं, ये भी अलग बात है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। इनसे ये पूछिए कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये क्यों नहीं बात करते हैं कि वहाँ कितना रोजगार दिया, ये उस पर वोट क्यों नहीं मांगते, ये कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मेरी ये नहीं समझ में आज तक। इनकी सारी लड़ाई फिर ही कहेंगे हम तो कांग्रेस को समझते नहीं है। ये क्या करते हैं, ये माइक्रो मिलीमीटर लेके राहुल गांधी जी की दाढ़ी नापते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेथोस्कोप लगाते हैं कि किस ब्रांड का जूता पहन रखा है उन्होंने, किस ब्रांड की टी शर्ट पहन रखी है। अरे भाई अपने काम पे ध्यान दीजिए ना संजय जी, आपको बहुत काम करने, आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताइए कि आपने कितनी जॉब दी। प्रियंका जी मैंने ये पूछा कि आखिर बजरंग दल का मुद्दा उठाने की जरूरत क्या थी, उसको लाने की जरूरत क्या थी? काम तो वैसे ही चल ही रहा था ना। ये बताइए कि बजरंग दल के जो युवा हैं, अपने तो बैठे बिठाए मुद्दा क्या करते हैं? नहीं, बजरंग दल के जो युवा जनरेशन है वो क्या करती है? वो झंडा उठा के इधर उधर घूमती रहती है, लोगों को तंग करती रहती है। वो तो सभी पार्टियों में कोई ना कोई संगठन है, वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो क्या सबको प्रतिबंध कर दिया जाए? अगर ये युवा नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे, उनको और सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां पर कितनी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। हम लोगों को लघु उद्योग स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए कितना पैसा देने जा रहे हैं। हम महिलाओं को वहां पर जो है एक भत्ता देने जा रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता देने जा रहे हैं, हम वहां पर डेयरी खोलने के लिए लोगों को पैसा देने जा रहे हैं। इन सब का लाभ उन्हें मिलने वाला। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो तो मैंने घोषणा पत्र पढ़ लिया है प्रियंका जी, वो घोषणा पत्र मैं पढ़ चुका हूं, आपका भी भाजपा का भी। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, आपके यहाँ भी काफी विकास की योजनाओं की उसमें चर्चा है, लेकिन वो सब एक तरफ हो गई है अब। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो सब एक तरफ हो गई है, अब तो बजरंग बली है मुख्य केंद्र में। खैर संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये बात कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की सोनिया गांधी जी दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अमीर है। कौन सा धंधा करती हैं वो, कौन सा रोजगार करती हैं वो, उनके पास रोजगार का स्रोत क्या है, कौन सा रोजगार का स्रोत है? तो देखिए, और कांग्रेस की जो सोनिया जी हैं वो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है।
बेल पर है सुप्रीम कोर्ट में। हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं। अपने नेताओं को संगठन के नाते संगठन के नाते हमारे सारे के सारे लोग सदस्यता का शुल्क देते हैं। तो जो भ्रष्टाचार से सुनाई नहीं देता जी और पिताजी बहरे हो जाते हैं आप लोग। आपकी आपकी महिला नेत्रियां बहरी हो चुकी हैं। बेल पर है, कहाँ है ऐसे लोगों उनको आवाज नहीं सुनाई देती। तो मुझे लगता है कि उसे बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बहस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये चुनावी बहस है, बजरंगबली केंद्र में है। खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों हमारे साथ जुड़े। हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी दिन किसी समय। ये बजरंगबली का मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां, गलती तो कांग्रेस से हो गई है। बजरंग दल को जैसे ही उसमें जोड़ा, उसके बाद चंद सेकंडों के अंदर ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दे करके तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देते हुए और पीएफआई का घोषणा पत्र बताते हुए इस मुद्दे को लपक लिया। और उसके बाद उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और उन्होंने जैसे ही जय बजरंगबली का नारा लगाया, उसके बाद से पूरे चुनाव का नैरेटिव चेंज हो गया। ये छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी जिनको हम कहते हैं कि मुद्दे बन सकते हैं, ये बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जो एकदम से चुनाव को बदलने की ताकत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर तलाशते हैं। उन्होंने इस पूरे घोषणा पत्र में बजरंगबली को पकड़ लिया है और इस समय कर्नाटक का चुनाव बजरंगबली के इर्द गिर्द है। अब बजरंगबली किसकी नैया पार लगाते हैं, यह 13 मई को पता चलेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।